सो हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारी एक नई एज को। अर्चना, वेरी गुड इवनिंग। एज रहेगी हमारी विक्टोरियन एज और इसकी हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ एक ऐसी बुक्स आज लिखवाने वाला हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा जो विक्टोरियन एज है, ठीक है, पूरी विक्टोरियन एज है, उसका अच्छे से बैकग्राउंड समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ही विक्टोरियन एज में क्या था। राइट, चलो जल्दी से फटाफट क्लास ज्वाइन कर ले सभी। तब तक मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हम डिस्कस करेंगे आज कौन सी एज? विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की जो टाइमलाइन है वो क्या है? 1837 टू 1901। लास्ट टाइम पे था ना ये कि जो ये विक्टोरियन एज है ये 1837 में कैसे स्टार्ट हो गई? क्योंकि कुछ एक लोग मानते हैं ना, कुछ क्रिटिक हैं जो मानते हैं कि रोमांटिक एज जो है वो रोमांटिक एज एंड्स विद द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850, तो उसकी डेथ के साथ वो एज खत्म होती है। ठीक है, बट ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की जो क्वीन है वो विक्टोरिया बनी थी। कब बनी थी? 1837 में। इसीलिए कंसीडर किया जाता है कि 1837 में ये एज स्टार्ट हो जाती है, 1837 टू 1901। ठीक है, अब इसकी क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एज की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे हम कह सकते हैं कि दिस एज इज नोन एज द मोस्ट हैपनिंग एज इन ब्रिटिश हिस्ट्री। मोस्ट हैपनिंग एज क्यों थी भाई ये? इसका रीजन क्या था? क्या इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ था? ठीक है, या फिर ऐसा था कि लोगों के लिए बहुत सारी नौकरियां या रोजगार के अवसर दिए गए लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं था। ये एक सबसे बड़ा मेजर रीजन था कोलोनाइजेशन का। ठीक है, क्योंकि यहां जो कोलोनाइजेशन है वो पीक पे था इस टाइम पे। विक्टोरिया के टाइम पे कोलोनाइजेशन पीक पे था। ठीक है, 50 प्लस बिग कंट्रीज इनके अंडर में थी, 700 प्लस कॉलोनीज। लाइक अगर हम बात करें ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बड़े बड़े देश जो है वो इंग्लैंड के गुलाम थे इस टाइम पे। सो 50 प्लस कॉलोनीज। अमेरिका तो तब तक आजाद हो गया था 1870s में, 74 है या 76 है, उस टाइम पे अमेरिका आजाद हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज थी, ऐसे कहते हैं ना 50 प्लस ये किड्स ऑफ मदर ब्रिटेनिया। मदर इंडिया बोलते हैं ना हम, भारत माता, ऐसे ही ये बोलते हैं मदर ब्रिटेनिया। और 50 से ज्यादा ये बच्चे हैं उनके। भाई बोलेंगे क्योंकि ये सारे के सारे इनके अधीन थे उस टाइम पे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके ये जो कोलोनाइजेशन है ये खत्म होता जा रहा था। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो क्या इंडिया इंग्लैंड के अधीन था? इंग्लैंड की एक कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया जो है वो इनके अधीन था। ठीक है, पर्टिकुलर अगर किसी किंग की हम बात करें, किसी क्वीन की हम बात करें, तो वो कंट्रोल स्टार्ट हुआ था कब? 1876 में। 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको यहां से रिमूव कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिमूव्ड इन 1876 फ्रॉम इंडिया एंड शी टुक कंट्रोल in her own hand. So the title was given to Queen Victoria केसरे हिंद। केसरे हिंद का टाइटल जो है वो क्वीन विक्टोरिया को दिया गया 1876 के अंदर। ठीक है, तो यहां से 1876 से इंडिया में जो रूल स्टार्ट हुआ वो किसका हुआ था? विक्टोरिया का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से रिमूव कर दिया गया। आकाश धवन, वेरी गुड इवनिंग।
इतना क्लियर है? ठीक है। अब और क्या क्या चीजें हुई यहाँ पे? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, अब भाई इतनी सारी कंट्रीज अधीन है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना तो एक स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा। क्या इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया? एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना चाहिए ना किसी देश में, अगर बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर जो है वो खुलने चाहिए। क्योंकि साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो बहुत ज्यादा हो रहा था ना, इंडस्ट्रीज टेक्निकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जगह पे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उल्टा हो गया। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे लोग? भाई ऐसा हुआ था उस टाइम पे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये लोग जो हैं, इंग्लैंड के जो लोग थे, वो स्लेव बना के लेके आते थे, स्लेव खरीद के लेके आते थे, और स्लेव ले आए अपनी कंट्री में। ठीक है, उनसे क्या है, उनको खाना दे दिया, पहनने के लिए कपड़े दे दिए, ये सारी चीजें देके उनको, उनसे वो काम करवाते थे, बदले में पैसा तो नहीं देते थे। तो पैसा नहीं दे रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिच लोग थे वो और ज्यादा रिच होते जा रहे थे, और जो पुअर लोग थे वो और ज्यादा पुअर होते जा रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। अब ये जो गरीब लोग थे, जो काम करते थे, जो लेबर वर्क था, उनके पास तो काम ही नहीं था काम करने के लिए, क्योंकि ये जो रिच क्लास के लोग थे वो स्लेव से अपना काम करवाते थे, उनको देने की जो सैलरी है वो बचती थी इनकी जेब में। तो इसलिए अमीर जो है वो और अमीर होते चले गए, और जो गरीब है वो और गरीब होते चले गए। यही एक रीजन था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो फिर भी तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, नहीं होता? अभी जो 100 मजदूरों का काम एक एक मशीन करती है, तो वो 100 लोग तो बेरोजगार हो गए ना, उसको ऑपरेट करने वाले 4-5 लोग हैं। ठीक है, उससे काम चल जाता है, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बिल्कुल बढ़ता है। तो अगर किसी भी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो साथ में एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, वो बढ़ती है, वो क्या है, क्राइम। क्राइम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और यहां भी ऐसा हुआ, विक्टोरियन एज के अंदर ऐसा हुआ कि क्राइम जो है वो बढ़ गया। आप यहाँ का जो लिटरेचर है ना, जो 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर है, वो जाना जाता है रियलिज्म के लिए। ठीक है, 19th सेंचुरी लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स रियलिज्म, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर रियलिज्म को दिखाया है। थॉमस हार्डी की हम बात करें, ठीक है, वुमेन को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है, वुमेन को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती थी, थॉमस हार्डी ने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके अलावा चार्ल्स डिकिंस की हम बात करें, डिकिंस ने भी रियलिज्म दिखाया है। वो हम देख सकते हैं इनके, लाइक क्राइम वाली जो इनकी नॉवल है, ठीक है, जो क्राइम से डील करती है, लाइक ओलिवर ट्विस्ट है ना इनकी नॉवल, जिसमें वो एक पूरा एक गैंग होती है इनकी, चोरों की, लुटेरे की, वो उनको सिखाते हैं कि कैसे आपको किसी की जेब काटनी है, कैसे चोरी करनी है। तो ये जो नॉवल होती है ये आती है क्राइम उसमें। ठीक है, इसमें रियलिज्म पे बेस्ड है ये 19th सेंचुरी का लिटरेचर। और इसके अलावा जो भी नॉवल, द नॉवल डील्स विद द क्राइम इज कॉल्ड न्यू गेट नॉवल। न्यू गेट नॉवल, राइट? द नॉवल डील्स विद क्राइम is known as न्यू गेट नॉवल। ठीक है, न्यू गेट नॉवल, आप इनमें जो चार्ल्स डिकेंस है उनकी नॉवल को हम कंसीडर करते हैं न्यू गेट नॉवल, क्योंकि वहां भी करप्शन, क्राइम वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। अच्छा, ये न्यू गेट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि न्यू गेट उस टाइम पे प्रिजन था। ठीक है, देयर वर टू टाइप ऑफ प्रिजन। फर्स्ट वन लिख लो आप, ये वाला, यहाँ पे नॉवल मैं इसको हटा देता हूं, न्यू गेट प्रिजन, जेल, एंड सेकेंड वन मार्शल सी प्रिजन। मार्शल शी प्रिजन, ये दो टाइप की जेल होती थी।
अब ये दो टाइप की जेल कैसे है? क्योंकि जो छोटे मोटे क्रिमिनल होते थे उनको न्यू गेट के अंदर रखा जाता था। छोटे मोटे काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि मान लो किसी ने चोरी कर ली है, ठीक है, छोटे क्राइम किए हैं, तो उसके लिए उनको इस जेल में रखा जाता था। और जो बड़े क्रिमिनल्स थे, किसी ने मर्डर कर दिया है, ठीक है, उनको बड़े, नहीं शायद मैंने उल्टा बोल दिया है, मार्शल सी प्रिजन, जो छोटे मोटे हैं, डेप्टर्स वगैरह है, डिफॉल्टर्स है, उनको रखा जाता था, बड़े क्रिमिनल्स को न्यू गेट के अंदर। ठीक है। चार्ल्स डिकेंस के फादर खुद मार्शल सी प्रिजन के अंदर थे, क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया था, कर्जा उन्होंने नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उनको क्या हुआ, जेल में डाल दिया गया। और फिर उसके बाद ये जो इनकी स्टेप मदर थी, चार्ल्स डिकेंस की जो मदर है, मतलब उनकी जो वाइफ थी उनके फादर की, तो वो क्या है, उनसे काम करवाती थी। वो उनकी रियल मदर नहीं थी, उनकी रियल मदर की ऑलरेडी डेथ हो गई थी, तो वो उनसे काम करवाती थी एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पे सूर्य की रोशनी तक नहीं जाती, इस तरह की कुछ जगह पे। उसकी पढ़ाई छूट गई थी। जब वो अपने फादर से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, तब वो सारी कंडीशन उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तब चार्ल्स डिकेंस के फादर जो है वो कहते हैं कि मैं और कई घंटे जेल में काम करूंगा और तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा दूंगा, तो तुम ये चीजें करना बंद कर दो। और उनका काम उन्होंने छुड़वा दिया था। तो उसके बाद से चार्ल्स डिकेंस ने काम करना स्टार्ट किया, एंड एट द एज ऑफ 17 डिकेंस बिकेम ए जर्नलिस्ट। और आने वाले टाइम में इन्होंने इतनी सारी नॉवेल्स लिखी जो रियलिज्म पे बेस्ड थी, और लोगों ने बहुत तारीफ की इसकी, बहुत पसंद करने लगे, और एक फेमस राइटर बन गए चार्ल्स डिकेंस, और लंदन के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन भी बने। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस। रीना चौरसिया, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, ये है हमारे दो टाइप के जो प्रिजन है। अब अगर हम बात करें टेक्निकल डेवलपमेंट की, तो वो क्या हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज राइट दिस डेट। रैपिड फायर में मैं आपको पूछ भी चुका हूं ये, और एग्जाम में भी आ चुका है ये। 1848 में, 1848 में क्या बनाया उन्होंने? क्रिस्टल पैलेस को डिजाइन किया। क्रिस्टल पैलेस, द फर्स्ट एवर ग्लास मॉल, दुनिया का पहला कांच का मॉल बनाया गया था, पूरा कांच का, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल पैलेस। इट वॉज डिजाइन्ड बाय, हु डिजाइन इट? जोसेफ पैक्सटन। जोसेफ पैक्सटन, डोंट कंफ्यूज बिटवीन जोसेफ पैक्सटन एंड विलियम कैक्सटन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। विलियम कैक्सटन कौन था? जो प्रिंटिंग प्रेस को लेके आया था इंग्लैंड के अंदर, वो था कैक्सटन, और ये है पैक्सटन, जोसेफ पैक्सटन। ठीक है, 1848 में इसको डिजाइन किया गया था, और 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन किया गया। द ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस, एंड मोस्ट मैनी ऑफ द कंट्रीज टुक पार्ट इन इट। इसमें बहुत लोगों ने भाग लिया था पूरे वर्ल्ड से, ग्रेट एग्जीबिशन के अंदर। ठीक है, चलो अब मैं कुछ बुक्स भी आपको साथ साथ सजेस्ट कर देता हूं इसके लिए, कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है इसमें। तो उस टाइम पे ना, इस एज के शुरू होने से कुछ टाइम पहले कुछ एक्ट भी बनाए गए थे, लाइक रिफॉर्म एक्ट था 1832 का। तो उसमें जो वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन लोगों का था जो जिनके पास काफी सारी जमीन है, ठीक है, जो अमीर लोग थे। तो उसी को बाद में रिवाइज किया गया 1834 में, तो फिर उनको भी दिया गया कि जिनके खुद के घर हैं, जिनकी खुद की लैंड है, चाहे वो थोड़ी जमीन ही क्यों ना हो। ठीक है, फिर बाद में उसके बाद और फिर रिफॉर्म किए गए, उसमें जो पीजेंट वर्ग है उनको भी वोट डालने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, और वुमेन की कंडीशन की, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, वुमेन की कंडीशन की अगर हम बात करें तो क्या थी यहाँ पे वुमेन की कंडीशन? क्या वुमेन को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था?
वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता था। थॉमस हार्डी की नॉवल आपने पढ़ी है ना, उसमें वुमेन को कैसे पोर्ट्रे किया गया है, एज इट इज वैसी ही कंडीशन थी वुमेन की उस टाइम पे। ठीक है। एक बहुत फेमस एक वर्क है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्लीज इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसकी डेट है 1859। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है ये, चार्ल्स डार्विन। इसमें इन्होंने एक थ्योरी दी है, एक तो थ्योरी ऑफ फिटेस्ट फॉर्मूला वाली है, ठीक है, एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाली है, थ्योरी ऑफ फिटेस्ट फॉर्मूला। अब ये थ्योरी क्या है फिटेस्ट फॉर्मूला वाली, कि भाई अगर आप फिट हैं, ठीक है, अगर आप फिट हैं तो आप सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इंडिविजुअल की बात हो रही थी यहाँ पे, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, भाई अगर जिंदा रहना है, सरवाइव करना है तो काम करना पड़ेगा। इवन यहाँ पे जो 7-7 6-6 7-7 महीने की जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनको भी काम करना पड़ता था। लेकिन सबसे गलत चीज क्या थी, उनकी जो सैलरी बनती थी, ठीक है, जो भी वो मजदूरी करते थे या दिहाड़ी जो भी करते थे, उनकी जो पेमेंट है वो उनको नहीं दी जाती थी। तो फिर किसको देते थे, वो उनकी जो सैलरी है वो देते थे उनके घर में से किसी भी मेल मेंबर को, चाहे वो उस लेडी का भाई हो सकता है, ठीक है, अगर वो मैरिड नहीं है तो मैरिड है तो उसका हस्बैंड होगा, ठीक है, अगर भाई भी नहीं है हस्बैंड भी नहीं है तो उसके फादर को। तो इतना बुरा बर्ताव जो है वो किया जाता था। ठीक है। हाँ, अभी हम इसकी बात कर रहे थे, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है, यहाँ पे इस एज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, टेक्निकल डेवलपमेंट बढ़ी, तो उसके बाद क्या हुआ, एक क्लैश हुआ किसके बीच में, रिलीजन के बीच में और जो साइंस है उसके बीच में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं इसको। टर्म किसने दी है, ये पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, हु गेव द टर्म विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, प्लीज राइट दिस, जीके चेस्टरटन। जीके चेस्टरटन ने ये टर्म कॉइन की है, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। क्या है ये विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, रिलीजन वर्सेस साइंस, क्लैश बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। अब क्या होता है, जब साइंस तरक्की करता है, ठीक है, विज्ञान जब बहुत ज्यादा तरक्की करता है, तो होता क्या है फिर, रिलीजन जो है वो फेड हो जाता है। अब कितने लोग आज के टाइम पे ऐसे होंगे जो रेगुलर मंदिर जाते हैं, रेगुलर पूजा करते हैं, घर में भी रेगुलर करते होंगे, ठीक है, जो स्पेशली जो लोग साइंस के फील्ड में है, मतलब जो लोग भी मान लो आज ओल्डीज है, एज्ड लोग हैं, वो तो मानते हैं जो एज्ड है, बट आज का जो यूथ है, जो युवा है, वो तो बहुत कम कंसिडर करता है इस चीज को। ठीक है। हम में से भी कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली भाई रिलीजन को लेके, भगवान को लेके जो पूजा करते होंगे, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका बिल्कुल ही विश्वास उठ गया होगा। तो यहाँ पे क्लैश है किसके बीच में, रिलीजन वर्सेस साइंस, जिसको बोलते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज बाय जीके चेस्टरटन। ये सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाली दी थी ना, उन्होंने इसके पक्ष में क्या बोला, ऐसा नहीं है कि रिलीजन को लेके, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में हमने पढ़ा था कि एडम और ईव जो है वो पहले ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है, उससे पहले कोई ह्यूमन नहीं था, और गॉड ने उनको पनिशमेंट दी और अर्थ पे भेज दिया। ऐसा हुआ ना, हम रिलीजन के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, जो रिलीजियस लोग हैं, जो प्यूरिटन लोग हैं, वो ऐसा बताते हैं कि हमारा जन्म जो है वो ऐसे हुआ है। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है अपने इस वर्क ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, उन्होंने क्या बताया कि हम ऐसे नहीं बने कि डायरेक्ट ही हम ह्यूमन बीइंग बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो है वो बंदर से इंसान बने हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में यही दिया है उन्होंने, वो सपोर्ट करते थे इस चीज को, साइंस को, कि हम
जो रिलीजियस लोग बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सीधे ही इंसान बना के धरती पे भेज दिया कि भाई जाओ, ऐसा नहीं हुआ। कैसे बने? बंदर से इंसान बने हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। ये वाली जो बुक है चार्ल्स डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाली, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली आपको पढ़नी है अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इसकी समरी। अब इसके अलावा वुमेन की हम बात कर रहे थे ना, वुमेन का जो कैरेक्टर है उसके उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि सब पार्ट किए गए हैं, या उसके प्रोटोटाइप्स जो है वो डिस्कस किए हैं। ये भी हम पढ़ सकते हैं किसी बुक में, लाइक विक्टोरियन एज में जो वुमेन है उसको दिखाया गया है either to be angel or monster. If a woman is good, then extremely good. If a woman is bad, then extremely bad. भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? बीच वाली जो है औरतें वो खत्म हो गई, ऐसा ही दिया है। बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, कि आप वुमेन की जो दो प्रोटोटाइप है, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं कहां पे? वैनिटी फेयर के अंदर। वैनिटी फेयर, ये सब आज आपको पढ़नी है। ठीक है, आज मैं आपको 7 से 8 नॉवल यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, वो सारी की सारी नॉवल आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। वैनिटी फेयर किसने लिखी है? विलियम मैकपीस ठाकरे ने। विलियम मैकपीस ठाकरे, इसने क्या दिखाया कि अगर एक वुमेन, रेबेका शार्प और एमिलिया सिडली, दो वुमेन है इसमें। सिडली को दिखा रखा है बहुत अच्छी है, और उसका जो दूसरी का कैरेक्टर है बेकी शार्प का, उसका कैरेक्टर बहुत गलत दिखाया गया है। तो इस तरीके से वुमेन को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, हाँ, एक इंपॉर्टेंट बुक और लिखो, वुमेन women are still considered the second class citizen, and this has been studied by Sandra Gilbert and Susan Gubar in his book Mad Women in Attic. Mad Women in Attic. किसने लिखा है? राइटर के नेम है सांद्रा गिलबर्ट एंड सुजन गुबार। इन दो राइटर ने, सांद्रा गिलबर्ट और सुजन गुबार, दोनों ने, ठीक है, दोनों ने लिखा है मैड वुमेन इन एटिक। लेकिन मैड वुमेन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे इस बुक के अंदर। ठीक है, ये रेफरेंस कहां से आता है? मैड वुमेन इन एटिक 1979 की है ये। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी आपको याद करना है, 1979 की बुक है ये। विक्टोरियन फेमिनिज्म को स्टडी किया गया है इस वर्क के अंदर। एंड दे बोथ राइटर डिक्लेयर दैट विक्टोरियन वुमेन वर स्टिल द सेकंड क्लास सिटीजन। और ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन इन एटिक कम्स फ्रॉम जेन आयर। वन मोर रेफरेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन इन एटिक कम्स फ्रॉम जेन आयर। जेन आयर बाय शार्लोट ब्रोंटे। शार्लोट ब्रोंटे ने जेन आयर बुक लिखी है। ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के प्रिस्पेक्टिव से आपको ये वाली बुक भी पढ़नी है। शायद आपने पहले पढ़ी भी होगी। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रीडर आई मैरिड हिम लाइन है। एक वाइल्ड सारगासो सी वाला भी लिख लो इसी में। जेन राइस की एक बुक है वाइल्ड सारगासो सी, एंटी कॉलोनियल रिस्पॉन्स ऑफ जेन आयर। एक बुक है एंजल इन द हाउस, केवेंट्री पेटमोर की।
एंजल इन द हाउस, कैवेंट्री पैटमोर। इसमें क्या बोल रहा है ये? इट मीन्स वुमेन शुड गिव देयर बेस्ट सर्विस, एम्पैथी, लव, सिंपैथी, मतलब किसी भी चीज की बात हो अपने हस्बैंड के लिए उनको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ऐसा है ना, एक गाना है ऐसा कुछ। वुमेन को अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सारी चीजें, भाई सारी चीजें वुमेन ही करेंगे क्या? मैन कुछ नहीं करेंगे? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है एंजल इन द हाउस के अंदर डिस्कस किया गया है। और वैल्यू ऑफ एंजल क्या है, मतलब एंजल की जो वैल्यू है वो आप पढ़ सकते हैं ए डोल हाउस, डोल हाउस बाय हेनरिक इब्सन। डोल हाउस कहाँ पे है? ये लिखा है हेनरिक इब्सन ने, फादर ऑफ रियलिज्म है ये। हेनरिक इब्सन इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रियलिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी बोलते हैं इनको। ओके, उस टाइम पे जो इंग्लैंड है, मैंने पहले ही डिस्कस किया है ना, यहाँ पे दो दो चीजें चलती आ रही है। पुअर है तो कोई बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है, अमीर है तो वो बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा है। वुमेन को ऐसे दिखाया गया है कि कोई अच्छी है तो बहुत अच्छी है, बुरी है तो बहुत ज्यादा बुरी है। तो इस तरीके से यहाँ नेशन के भी दो पार्ट बन गए थे, ठीक है, पुअर नेशन और रिच नेशन। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको बेंजामिन डिज़राइली, जो कि प्राइम मिनिस्टर, पीएम थे ये, बेंजामिन डिज़राइली। इन्होंने एक बुक लिखी थी सिबिल, सिबिल द टू नेशन, द टू नेशन, बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली, स्पेलिंग इसकी एक बार चेक कर लेना, डिज़राइली क्या है, ठीक है। इन्होंने ये बुक लिखी है, इन्होंने बोला है कि इंग्लैंड जो है वो दो पार्ट में बट चुका था, टू नेशन। इंग्लैंड एक नेशन नहीं था, अब दो नेशन बन गए थे, एक उन लोगों का जो बहुत ज्यादा गरीब थे और एक उन लोगों का जो बहुत ज्यादा अमीर थे उस टाइम पे। तो ये बुक लिखी है बेंजामिन डिज़राइली ने। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, इंग्लैंड पर विक्टोरियन वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक पीपल थे और पेसिमिस्टिक लोग भी थे। ऑप्टिमिस्टिक जो वाइट पीपल है जिनका कंट्रोल था, ठीक है, मतलब जो कॉलोनाइजर थे। सेकेंडली जो पेसिमिस्टिक पीपल है जो हैबिचुअल हो चुके थे रोमांटिसिज्म की, जो कि क्या थे वो, मतलब जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं उनके अंदर जो फंसे हुए थे। इसमें राइटर्स भी आएंगे, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक राइटर्स की अगर हम बात करें। जैसे ऑप्टिमिज्म है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क्स में। पेसिमिज्म आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मैथ्यू आर्नोल्ड के, थोड़ी जो निराशावादी टाइप के लोग हैं, ठीक है। और ये जो ऑप्टिमिज्म है हमारे विक्टोरियन एज के रॉबर्ट ब्राउनिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। बट दोनों को बैलेंस भी किसी ने किया है, दोनों को बैलेंस किया है आगे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। पहले उसने थोड़ी सी निराशा वाली चीज दिखाई है, बाद में वो एकदम से पॉजिटिविज्म की तरफ जा रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं। लाइक इनकी एक बहुत फेमस पोएम है लोटस ईटर्स। अब लोटस ईटर्स में क्या है कि सबसे पहले तो क्या है, वो जर्नी पे होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल थक चुके होते हैं, वॉर के लिए गए थे ना, 10 साल तक वो रास्ता भूल जाते हैं। तो फिर बाद में जब उनको अर्थ दिखती है वो चिल्लाते हैं थलाटा थलाटा, ऐसे बोलते हैं, तो वो बाहर आते हैं और भूख से मर रहे होते हैं वो बिल्कुल।
तो जैसे ही वो आते हैं तो उनको कुछ फ्लावर्स दिखते हैं, उनको लगता है ये लोटस के फ्लावर्स है, और वो फटाफट से उनको तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। लेकिन वो क्या थे, वो अफीम ओफियम के पेड़ थे वो, मतलब पौधे थे वो। और फिर बिल्कुल वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नशा हो गया था उनको खाने के बाद, और बिल्कुल ड्राउजी फील करते हैं, वो सो जाते हैं। सोने के बाद फिर वो ऐसा फील करते हैं जब वो नशे में होते हैं कि भाई हम किसके लिए चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम भाग दौड़ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। हमें नहीं जाना चाहिए ऐसी ट्रैवलिंग पे, लड़ाइयों पे, अपने घर में रहें, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं हम। लेकिन जैसे ही उनका नशा उतरता है फिर वो दोबारा से वो बोलते हैं वी आर बेटर रेस, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी शुड डू फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, कि हमें कुछ करना है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, तो हमें कुछ नया डेवलप करना है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो गई उनकी, दोनों को बैलेंस कर रहा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, तो आज आपको जो जो बुक पढ़नी थी वो मैंने आपको बता दी, और इसके साथ साथ एक राइटर भी आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक पोइट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो जो आपको नॉवल पढ़नी है, देखो डिटेल में तो आपको पढ़नी है मैड, ये वाली जेन आयर वाली, जेन आयर। बाकी आप बिल्कुल बेसिक पढ़ सकते हैं, लाइक मैड वुमेन इन एटिक वाला आप बेसिक पढ़ लो, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को आप अच्छे से पढ़ो, क्या है उसके बारे में, वहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, राइट। उसके अलावा वाइल्ड सरगेसो सी हो गया, वाइल्ड सरगेसो सी बाय जीन राइस। देन वैनिटी फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पढ़नी है अच्छे से। वैनिटी फेयर टाइटल कहां से लिया गया वैनिटी फेयर का, द पिलग्रिम प्रोग्रेस, टाइटल टेकन फ्रॉम पिलग्रिम प्रोग्रेस। वैनिटी फेयर का टाइटल आया है वहां से, ए नोवेल विदाउट हीरो बोला है जॉन रस्किन ने उसको। तो ये वाली भी आपको पढ़नी है। उसके अलावा जो बेंजामिन डिजराइली है टू नेशन वाली, वो आप बिल्कुल थोड़ी सी विकिपीडिया पे उसकी सिर्फ समरी पढ़ सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जेन आयर, जेन आयर बाय शार्लोट ब्रोंटे। देन 1859 बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये वाली किसने लिखा है इसको, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जिसके अंदर, ठीक है। ये भी पढ़नी है, वैनिटी फेयर पढ़नी है। उसके अलावा एक पोएट आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, पोएट का नाम है, ऑप्टिमिस्टिक पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बोर्न इन 1812, इसकी आपको डेट याद करनी है, मतलब इसकी टाइमलाइन याद करनी है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, 1812 टू 1889। पहले इस राइटर को, इस पोएट को कोई जानता ही नहीं था। अच्छा, इसको कैसे जानने लगे लोग, इसने ना इलोपमेंट की थी, भाग के शादी की थी, किसके साथ, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। बैरेट थी पहले, ब्राउनिंग तो बाद में बन गई। शी वॉज बोर्न इन 1806, 1806 में ये पैदा हुई है, मतलब ये 6 साल बड़ी थी इससे। 4-5 बहनें थी ये, पहले बड़ी वाली इसकी बहन ने, उसने इलोपमेंट कर लिया, वो भाग गई थी, फिर ये दूसरी भाग गई। तो इसके फादर को बड़ा गुस्सा आया और उसने उन सारी बहनों को निकाल दिया कि चलो निकलो तुम भी घर से। तो इन दो की सजा बेचारी उन बाकी जो बहनें थी उनको भी दी गई। ऐसा इंडिया में नहीं, पहले इंग्लैंड में भी ऐसा होता था, बहुत बड़ी बात होती थी ये, कि घर से भाग के जो शादी करते थे। इंग्लैंड में भी बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये यहां से फिर कहां चले गए, इटली में, इटली में चले गए। इसीलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग के मोस्टली वर्क्स में आपको इटालियन रेनेसा देखने को मिलता है, ठीक है। उस टाइम पे इटली में रेनेसा चल रहा था, तो इटालियन रेनेसा की झलक आपको इनके वर्क्स में मिलेगी। कुछ एक वर्क्स ऐसे भी हैं जिनकी सेटिंग भी वहां पे रखी गई है इटली के अंदर, ठीक है। तो
ये फेमस किस चीज के लिए है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। अब ये मोनोलॉग क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? मोनोलॉग होता है कोई भी एक स्पीच है या पोएम लिखी गई है, वो उसके अंदर, मोनो का मतलब होता है यहाँ पे सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। भाई इसके अंदर स्पीकर जो है वो एक होता है, सामने वाला चुपचाप सुनता है उसको। बस फर्क इतना है ड्रामेटिक मोनोलॉग में और सिंपल मोनोलॉग में कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर प्लॉट होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्लॉट नहीं होता है। मतलब इसमें सिर्फ मोनोलॉग में एक स्पीकर बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, अगले वाला सामने वाला चुपचाप सुनता जा रहा है, ठीक है, बस इतनी सी बात है। ड्रामेटिक में जो स्पीकर है वो खुद इन्वॉल्व होके उसके अंदर प्लॉट जो है वो क्रिएट कर रहा है। लाइक क्लास में कोई भी टीचर लेक्चर्स डिलीवर कर रहा है, लेक्चर डिलीवर करने के बाद क्या है, वो लेक्चर डिलीवर करने के बाद पढ़ाया और चला गया, ठीक है। लेकिन मान लो कोई किसी भी टॉपिक पे, क्राइम पे पढ़ा रहा है या करप्शन पे पढ़ा रहा है या फिर पोल्यूशन पे, पॉपुलेशन पे, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो उसके ऊपर पढ़ा रहा है, लेकिन जब वो ही टीचर वो चीजें पढ़ाने के साथ साथ खुद को इन्वॉल्व कर रहा है उसमें कि हमने ये चीजें फेस की हैं, ठीक है, या सूखे के बारे में बता रहा है, बाढ़ के बारे में बता रहा है, या उस टाइम पे उन्होंने अगर अपनी लाइफ में कभी उन चीजों को फेस किया हो और उसके अंदर वो खुद को इन्वॉल्व करके एक प्लॉट को क्रिएट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक, ठीक है। तब वो ड्रामेटिक मोनोलॉग बन जाएगा। अदरवाइज सिंपल जो है उसके अंदर कोई प्लॉट नहीं होता, उसको हम मोनोलॉग बोलते हैं सिर्फ, राइट। A poem written in the form of speech of an individual character or a poem in which an imagined speaker address a silent listener, usually not the reader, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें, माय लास्ट डचेस, माय लास्ट डचेस 1842। अब ये लास्ट डचेस में है क्या, ड्यूक जो है, ड्यूक क्या नाम है, ड्यूक फरेरा। ड्यूक फरेरा के पास कोई मैसेंजर आता है, ठीक है, मैरिज प्रपोजल लेके उसके लिए, ड्यूक के लिए। और वो भेजा था किसने, किसी पड़ोसी कोई राजा था, उसकी बेटी की शादी करनी थी, तो ड्यूक के पास भेज दिया कि तुम पूछ लो जाके, मैरिज प्रपोजल लेके जाओ। और उस मैसेंजर को वो दिखाता है अपनी डचेस की पोर्ट्रेट, ठीक है, अपनी डचेस की पोर्ट्रेट दिखाता है और पूरी की पूरी चीजें उसको नरेट कर रहा है वो दिखा के उसको, ठीक है, वो प्लॉट बना रहा है ऐसे कि डचेस ऐसे थी, उसकी जो चीक्स ऐसे थे कि बहुत ज्यादा ग्लो था, और मैंने पोर्ट्रेट बनवाने के लिए भी यहाँ पे एक एक पेंडल फ्रायर नाम का एक पेंटर है, ठीक है, इसका बार बार यहाँ पे जिक्र किया है। वो जो ड्यूक है वो सच में ही बड़ा क्रूअल आदमी था, बड़ा खतरनाक था। तो इसीलिए उसने पेंडल को हायर किया। क्यों किया? क्योंकि पेंडल जो है वो एक रिलीजियस पेंटर था, ठीक है, ताकि उसके मन में जब वो पोर्ट्रेट बनाए इस डचेस की, तो उसके मन में किसी तरह की कोई भी गंदी भावना ना आए। इसीलिए उसने हायर किया था एक रिलीजियस पेंटर को। वो उसमें बता भी रहा है उसको साथ साथ ये चीजें, ठीक है। एंड इसमें फिर वो जब वो डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसी लाइन आती है कि उसकी जो स्माइल है वो ऐसे ही होती थी, मतलब औरों को देख के भी उसकी स्माइल ऐसी थी और मुझे जब वो देखती थी तब भी उसकी स्माइल ऐसी थी। इसका मतलब क्या है, उस वो जो ड्यूक है वो अपनी वाइफ के बारे में, अपनी डचेस के बारे में कुछ गलत सोच रहा है कि जैसे ही ये मुझे रिस्पॉन्स दे रही है ऐसे ही दूसरों को भी दे रही है, एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। और फिर उसने क्या आदेश दिया कि सारी स्माइल जो है वो रोक दो। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डचेस का मर्डर कर दिया गया, एंड ऑल द स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। ए ट्रेजेडी इन 5 words. Who called it? Robinson called it. रॉबिन्सन ने बोला इसको ए ट्रेजेडी इन 5 words, ये 5 words की। एंड ऑल द स्माइल स्टॉप टुगेदर। नेपच्यून टेमिंग सी हॉर्स, ये सिंबॉलिक मीनिंग है। टेमिंग का मतलब क्या है, टेमिंग ऑफ द श्रू हम पढ़ के हैं ना, श्रू को कैसे टेम किया उसने, मतलब कंट्रोल किया है। नेपच्यून टेमिंग सी हॉर्स, सिंबॉलिक मीनिंग हाउ टू कंट्रोल ए वुमेन। ये सिंबॉलिक यहाँ पे फ्रेज यूज किया है, नेपच्यून टेमिंग सी हॉर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड दिस वन एटलीस्ट 1 time। एक बार इसको आपको पढ़ना है, इसकी समरी पढ़नी है,
ठीक है, माई लास्ट डचेस की। नेक्स्ट वन, एंट्रा डेल सार्टो 1855, इंग्लिश टाइटल इज कोल द फोल्टलेस पेंटर। कोल द फोल्टलेस पेंटर स्टोरी देखो, इटली में सेटिंग रखी गई है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इटालियन रेनेसा उस टाइम पे चल रहा था, तो इसकी आपको मिल सकती है चीजें देखने के लिए। इटली में इसकी सेटिंग रखी गई है। अब ये हुआ क्या, इसमें एक पेंटर होता है, इसके अंदर भी पेंटर को पेंटर को बुलाया जाता है। भाई राजा बुलाता है पेंटर को, पैलेस को पेंट करना है, तो कहता कर देंगे जी, कोई बात नहीं। पेमेंट वगैरह की बात होती है, इतना पैसा उसको एडवांस में दे देता है उस पेंटर को वो किंग, कि भाई काम फटाफट से शुरू कर दो और पूरे के पूरे पैलेस को पेंट कर दो। घर जाके अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे बात हुई, घर उसने कुछ सोना चांदी वगैरह भी दिए, कुछ पैसे वगैरह, मतलब डॉलर हो या फिर पाउंड जो भी थे वो दिए उसको। देन हर वाइफ चेंज्ड हिज माइंड कि भाई पैसे भी आ गए हैं तो काम करने की जरूरत ही क्या है, काम करने की जरूरत नहीं है ना, पैसे आ गए, कहीं पे चलते हैं, दूसरी जगह पे चल पड़ते हैं कहीं भी, ठीक है, वहां पे जाके मौज मस्ती करेंगे, आराम से रहेंगे। तो माइंड चेंज हो गया उसका भी। इसी को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। जब आपका कोई माइंड चेंज करता है ना, आप उसके अकॉर्डिंग हो जाते हो, चाहे वो घर में वाइफ हो, चाहे घर में हस्बैंड हो, ठीक है। हम इसको भी कॉलोनाइजेशन एक वे में बोल सकते हैं, ये भी एक छोटा सा पार्ट है कॉलोनाइजेशन का, ठीक है। जब आप सामने वाले के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हो और आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड, सही में इसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो भाई उसका माइंड उसने चेंज कर दिया। अब कहते हैं चलो चलते हैं, फिर वो जाते हैं कहीं पे अलग जगह पे। वो उसकी जो वाइफ है उसको एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहां पे उसका एक और लवर जो है वो तैयार बैठा था, वो वेट कर रहा था उसका। वो सारे पैसे सोना चांदी लेके सब कुछ उसके साथ फरार हो गई, सामने वाले के साथ, उसको छोड़ गई बेचारे को। अब फंस गया पेंटर, वहां गया तो राजा फांसी पे लटकाएगा, अब यहां रहा तो कैसे जिया, कैसे जिया जाए, है ना। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पे कॉल द फॉल्टलेस पेंटर। और बेचारा यहाँ पे गा रहा है फिर आराम से, माई मून माई एवरीबडीज मून, एवरी वन लुक्स हर एंड कॉल्स हैज। भाई इसका मून तो सबका मून हो गया बेचारे का, ठीक है। तो एंड्रा डेल साल्टो की स्टोरी है ये 1855 में। इंटरेस्टिंग है, लेकिन पेंटर को पूछ के देखो इंटरेस्टिंग है क्या, उसके साथ बेचारे के साथ क्या बन रहा है। चलो, ग्रेमेरियन ल्यूनरेट, इसमें एक स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को डिपिक्ट किया है। ग्रेमेरियन की डेथ हो जाती है। ग्रेमेरियन एक बहुत फेमस टीचर रहा है, एक बड़ा स्कॉलर है। उनकी डेथ के बाद जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनको बोलते हैं कि भाई हम ऐसी जगह पे इनको नहीं दफनाएंगे जहां पे और जो नॉर्मल लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको दफनाया गया है। वो उसको लेके जाते हैं पहाड़ की चोटी पे, और इसका रीजन बताते हैं कि जब लोग अपने बचपन को जी रहे थे तब भी ये किताबें पढ़ रहे थे, जब उन्होंने अपनी वो जवानी को जी रहे थे, ठीक है, तब भी वो किताबें पढ़ रहे थे, लोगों को ज्ञान दे रहे थे। लोग अपनी बीवी बच्चों के साथ घर पे मौज मस्ती कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, तब भी ग्रामेरियन जो है वो किताबों में व्यस्त थे। इसीलिए ये कोई आम इंसान नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, इनको एक आम जगह पे हम नहीं दफनाएंगे, और वो एक पहाड़ की ऊंची चोटी पे लेके जाते हैं, ठीक है, उसके फ्यूनरल के लिए। ये है। सो इसके अंदर उनकी जो स्टूडेंट्स की जो अटैचमेंट थी टीचर के साथ वो डिपिक्ट की गई है, ठीक है, ग्रामेरियन ल्यूनरेट के अंदर। सो इट डील्स विद द स्टूडेंट्स एंड टीचर रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट वन, द लास्ट राइड टुगेदर, द लास्ट राइड टुगेदर, ठीक है। इसमें एक बहुत सुंदर सी कोटेशन है, फेल आई अलोन इन द वर्ड्स एंड डीड्स, ऑल मैन ट्राई बट हु सक्सीड। फेल आई अलोन इन द वर्ड्स एंड डीड्स, all men try but who succeed। डॉक्टर रेनू क्या पूछ रहे हो आप, क्वेश्चन की टाइप क्या हो सकती है फ्रॉम दिस पॉइंट। हाँ, इस पॉइंट से क्वेश्चन जो है वो लाइन से आ सकता है, ज्यादातर चांसेस रहेगा लाइन से आने के, कोटेशंस।
इसीलिए जो कोटेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, वो वाली आपको सारी याद करनी है इसमें से, ठीक है। और टाइटल भी आ सकता है पेपर में। राबी बेन एजरा डील्स विद द मैथमेटिशियन अब्राम एजरा, इसमें भी एक बहुत प्यारी कोटेशन है, ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी। ये एक मैथमेटिशियन है रब एजरा, अब्राम एजरा, ठीक है, उसकी लाइफ के बारे में है ये। उसके बाद पिप्पा पासिस, इससे अभी शायद लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। पिप्पा पासिस से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था वो, स्टेटमेंट बेस्ड, कि पिप्पा पासिस जो है वो एक वर्स ड्रामा है, ठीक है, वर्स ड्रामा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्या है ये? वर्स ड्रामा। चार एक्ट है, अब चार एक्ट के नाम भी इसमें लिख लो, मॉर्निंग, मून, इवनिंग, नाइट। मॉर्निंग, मून, इवनिंग एंड नाइट, ये चार है, इसके अंदर चार एक्ट है, वर्स ड्रामा है ये। इसमें ये जो पिप्पा है, ये लड़की है एक, और ये एक गाना गा रही है, तो कुछ लोग पहले से ही फ्रस्ट्रेट थे, तो उसमें से एक ऐसा था जो इसको, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि इस लड़की को मार दे, लेकिन उस लड़की ने इंस्पायर किया उन चार लोगों को जो फ्रस्ट्रेट थे, और जो फोर्थ वन था जो उसको मारना चाहता था, लेकिन जब वो पिप्पा के इस सॉन्ग को सुनते हैं, देन शी चेंज्ड देयर माइंड। और वो गाना क्या गा रही थी? गॉड इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, गॉड इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, लाइन है ये, इंपॉर्टेंट, आपको याद करनी है, ठीक है। ये सुन के वो चार लोग, ओटिमा, जूल्स, ल्यूगी, मुनसिग्नर, ये चार लोग होते हैं, तो वो अपना माइंड जो है वो चेंज कर देते हैं। हेयर पिप्पा इज रिप्रेजेंटिंग विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म, विक्टोरियन पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक राइटर है ना ये, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है विक्टोरियन ऑप्टिमिज्म को, विक्टोरियन पॉजिटिविटी को। ऐसा किसने बोला गॉड इज नॉट इन हिज हेवन? ये ऑप्टिमिस्टिक है तो कोई पेसिमिज्म वाला बोल सकता है ऐसा? ऐसा बोला मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जो पेसिमिस्टिक राइटर है। ये रेफरेंस लिख लो आप, ये वाला भी इसके अंदर लिखा होगा शायद, एक मिनट, हाँ ये रहा देखो, गॉड इज नॉट इन हिज हेवन कॉल्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला ऐसे। उसके बाद आ गया पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, ये एग्जांपल है बेस्ट किसका? पोएटिक जस्टिस का। हु कॉइन द टर्म पोएटिक जस्टिस, कई बार पूछ चुका हूं मैं, चलो फटाफट से मैं बता देता हूं, थॉमस राइमर, थॉमस राइमर ने दिया ना पोएटिक जस्टिस। होता क्या है? व्हेन द इविल आर पनिश्ड एंड गुड इज रिवॉर्डेड, दैट इज पोएटिक जस्टिस, जस्टिस देना। इसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन। शायद शायद मैंने पहले भी इसकी स्टोरी आपको बताई थी कि ये हेमलिन नाम की जगह पे एक पाइड होता है, पाइड पाइपर, मतलब ये हेमलिन इस गांव में क्या हुआ, इतने बड़े बड़े चूहे, कितने बड़े चूहे हो गए, द सिटी देयर वर रैट्स हु फॉट विद द डॉग एंड किल द कैट, भाई कुत्तों से लड़ना, बिल्लियों को मार देना, इतने बड़े चूहे, क्या सच में हो सकता है ऐसा? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उस पाइपर को बुलाया जाता है, वो कहता है कि मैं सारे चूहों को निकाल दूंगा गांव से, तो मुझे 1000, 1000, वो, अब मुझे करेंसी इसकी कभी याद ही नहीं रहती, ठीक है, जो भी करेंसी है 1000 दे देना, हम यहाँ पे एक बार रुपया ही मान लेते हैं कि 1000 रुपए दे देना, मैं सारे चूहों को यहाँ से निकाल दूंगा। गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बांसुरी बजाता है और सारे चूहे उसकी लय पे, उसके साथ साथ एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पे उनको लेके जाता है और सबको नीचे गिरा देता है, छुटकारा मिल गया उन चूहों से। गांव वाले खुश होते हैं, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आती है
कहते एक बांसुरी बजाइए, 50 रुपए ले और यहां से निकल। भाई उसने बोला था कि मुझे 1,000 चाहिए तो तुम मुझे दो। ये तो अन्याय हो रहा है ना उसके साथ। अब यहाँ पे जस्टिस मिलेगा इसको। ये कहता है कोई बात नहीं, मत दो। अब अगली बार जब वो बांसुरी बजाता है तो सारे गांव के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, वो उस बांसुरी की लय पे होके उनको ले जाता है। फिर वो देख, गांव वाले देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों क्या हुआ है, सबकी लाइन लगी हुई थी। कहता अब सबको नीचे गिराऊंगा, मत दो। अब फंस गए ना। फंस गए तो कह रहे, हाथ जोड़ रहे हैं उसका कि भाई 1,000 नहीं 2,000 ले ले तू, कैसे न कैसे करके हमारे बच्चे वापस ले आ नीचे। कहता नहीं, मुझे 1,000 दे दो, मेरा जो भी मेरा बनता था वो मैं लेके चला जाऊंगा। तब वो अपना जो भी पेमेंट था वो लेके वहां से जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको बोला पोएटिक जस्टिस। यहाँ पे मिला ना जस्टिस उसको, उनको पनिशमेंट मिली। लॉस्ट लीडर कौन है यहाँ पे? लॉस्ट लीडर वर्ड्सवर्थ। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है किसको? वर्ड्सवर्थ को। कॉल्ड हिम लॉस्ट लीडर। लाइन है इसमें, फॉर ए रिबन बैज टू स्टिक हिज कोट एंड हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस और लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। क्यों बोला है? वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें, वर्ड्सवर्थ के वर्क्स में हर जगह पे ही ऐसा आपको मिलेगा कि वो कॉमन मैन की बात करेगा, कॉमन मैन की थीम, कॉमन मैन की लैंग्वेज जो है वो हमें यूज करनी है। गिल्डर्स है, हाँ पूजा गिल्डर्स है, सही बोला आपने, बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं रहता ये। 1,000 गिल्डर्स है ये। तो क्या बात कर रहे थे हम? लॉस्ट लीडर, हाँ। वर्ड्सवर्थ हर जगह पे ऐसी ही बातें वर्ड्सवर्थ ने की है। कॉमन मैन की थीम यूज करनी है, कॉमन मैन की लैंग्वेज जो है वो यूज की जानी चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में जो क्रिटिसिज्म में आगे आएंगे ना, जैसे एस टी कोलरिज है, कोलरिज बोलते हैं कि भाई अगर एक आम आदमी की लैंग्वेज होगी तो हम पोइट्स में और जो नॉर्मल लोग हैं उनमें कैसे फर्क होगा? फिर तो कोई भी लिख लेगा पोइट्री। ठीक है, एक आर्टिस्ट में और कॉमन मैन में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो हम इस तरह की लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इनके जो व्यूज हैं वो अलग अलग हुए थे, तो इनकी दोस्ती भी टूट गई थी इस बात पे। तो अब इसने लॉस्ट लीडर बोल दिया, इसको क्यों बोल दिया? 1843 में जब रॉबर्ट साउदे की डेथ होती है तो पोइट लॉरियट थे, वो पोइट लॉरियट 1813 में बने थे। वो 1813 से लेके 1843 43 तक, 43 में साउदे की डेथ हो जाती है और फटाफट से वर्ड्सवर्थ को वो पोइट लॉरियट वाला पद दिया जाता है। और उसने फटाफट से, हाँ हालांकि देता कौन है? ये बहुत हाई एरिस्टोक्रेटिक रिच क्लास के जो लोग हैं, रॉयल क्लास के जो लोग हैं, वो पोइट लॉरियटशिप देते हैं। और वर्ड्सवर्थ ने पोइट लॉरियटशिप ले ली, क्योंकि ये तो बिल्कुल सामान्य लोगों में, कॉमन लोगों में रहने की बात करता था ना। इसीलिए इसने क्रिटिसिज्म किया यहाँ पे इसका कि भाई ये तो एक रिबन के लिए, एक बैज के लिए, अपने एक कोट पे एक बैज लगाने के लिए और कुछ हैंडफुल ऑफ सिल्वर पैसों के लिए ये हमें छोड़ के चला गया। जो कॉमन मैन है, जो साधारण लोग हैं, वो छोड़ के रॉयल क्लास के अंदर चला गया। इसीलिए इसको बोला लॉस्ट लीडर। ठीक है। पोर्फियाज लवर, ये अब नॉर्मल साइकोलॉजी का एग्जांपल है। पोर्फियाज लवर कैसे? इसमें जो लवर है वो अपनी बिलव्ड का मर्डर कर देता है। उसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, मतलब वो, इससे हम इसको जेलेसी मान लो या कुछ भी कर लो। जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तब उसने क्या किया, उसके जो बाल हैं, ठीक है, वो ऐसे उसको वो बैठा हुआ था उसके पास, ठीक है, और उसके बालों को लेके उसने गोल 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 उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेट दिया, जिससे उस लड़की का गला जो है वो चौक हो गया और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये स्टोरी है इसकी, पोर्फियाज लवर की। तो वो मर्डर कर देता है। तो ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर ऐसा है कि वो जो लवर है अपनी बेलाउड का मर्डर कर देता है उसके अंदर। नेक्स्ट वन, फ्रा लिपो लिपी। इट ऑल्सो डील्स विद इटालियन रेनेसा। फ्रा इसके अंदर एक पेंटर है, ठीक है, इसमें पेंटर का नाम है फ्रा। ये सिर्फ आपको टाइटल याद करना है। वन वर्ड मोर,
ड्रामेटिस पर्सोनी, पेरिक्लिसिस, प्योल्टाइन ए फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन। इस ये भी कन्फेशन के बारे में है, एक अननेम्ड पोइट है, ठीक है, उसके वो अपनी लवर से अलग हो जाता है, तो कैसे उसको कन्फेस किया जाता है, ये है सब कुछ उसमें। उसके बाद है सोर्डेलो। सोर्डेलो इज बेस्ड ऑन 30th सेंचुरी ट्रेबाडोर। ट्रेबाडोर होते हैं ये काइंड ऑफ भाट, एक फ्रांस के भाट है ये, 13th सेंचुरी के, उन पे बेस्ड है ये स्टोरी। देन स्टाफोर्ड एंड हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, इट पोर्ट्रे द डाउनफॉल ऑफ लॉर्ड स्टाफोर्ड एंड द एडवाइजर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट का एडवाइजर था ये, ठीक है, उसके बारे में है। देन द रिंग एंड द बुक, द रिंग एंड द बुक। रिंग एंड द बुक, इसका आपको टाइटल ही याद करना है, अगर कुछ इसके बारे में है तो एक मिनट। ये भी ड्रामा, हाँ ये ध्यान रखना है भाई। डॉक्टर रेनू आपने पूछा था ना क्वेश्चन की टाइप क्या हो सकती है यहाँ पे, तो अलग से आज आपको एक चीज लिख लेनी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन कौन से हैं अलग लिखने हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन कौन से हैं, ये वाला भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है, द रिंग एंड द बुक वाला। ये स्टोरी है, स्टोरी इसमें बस इतना सा लिख लो, इट इज ए स्टोरी ऑफ द मर्डर ऑफ ए यंग वाइफ पॉम्पी, यंग वाइफ पॉम्पी बाय हर हस्बैंड। इसमें हस्बैंड जो है वो अपनी यंग वाइफ का मर्डर कर देता है। देन इसके बाद है प्रोस्पाइस। हाँ ये तो लिखा हुआ है इसमें, कोई बात नहीं। इसमें प्रोस्पाइस जो है वो डील करती है किसके साथ, डीलिंग विद टू लवर्स whom the lady is in heaven। heaven का मतलब यहाँ पे क्या है, उस लेडी की डेथ हो चुकी है, लेडी की डेथ हो चुकी है, एंड he wants to rejoin, he wants to rejoin the lady, बट वो मरना नहीं चाहता, उसको रिजॉइन तो उसके साथ करना चाहता है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करना चाहता, मरना नहीं चाहता, वो स्ट्रगल करना चाहता है, इसीलिए कोटेशन बोलता है आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। ऐसे ही ना, नेट की तैयारी करने वाले, एचपीएससी की तैयारी करने वाले, ये सभी एक फाइटर हैं। तो ये लास्ट ही लड़ाई है एचपीएससी वालों के लिए, तो समझ लो एचपीएससी वालों के लिए तो ऐसा मौका नहीं आएगा, ये लास्ट ही है, ठीक है। तो इसमें बोला आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, भाई एक लड़ाई और अब की बार जो है वो लड़ाई बेस्ट और लास्ट ही होनी चाहिए। तो ये बात आपके लिए भी है, ठीक है, आप सब पे ये चीजें लागू होती है जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। जिनका क्वालिफाई है एचपीएससी वाले हैं, तो उनको तैयारी करनी है इस तरीके से, और नेट वालों को तैयारी भी इसी तरीके से करनी है कि हमारी ये लड़ाई जो है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, बस ये लास्ट लड़ाई है, ठीक है। अब की बार मतलब पेपर करना है तो करना है बस, ठीक है, इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकती। ये वाली जो लाइन है आपके, आपका जो लाइब्रेरी है या जहां बैठ के पढ़ते हो या सोते हो, वहां पे इसको लिख लो, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट, ठीक है, ओके। इसमें भी वो ऐसा ही बोल रहा है, कुछ डेथ हमें डिफीट नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे जॉन डन ने बोला था ना, जॉन डन ने डेथ बी नॉट प्राउड लिखा है, डेथ बी नॉट प्राउड, कि डेथ हमें हरा नहीं सकती, डेथ खुद एक पावरलेस फिगर है। तो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट वन एसोलोंडो, सिर्फ टाइटल, कोलंबस, कोलंबस बर्थडे, ये भी सिर्फ टाइटल। अभी एक सेकंड और रुकना इसका,
अच्छा, द लॉस्ट लीडर था, उसमें एक रेफरेंस लिख लो, द लॉस्ट लीडर, ये तो एक पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, लेकिन द लॉस्ट लीडर प्ले किसने लिखा है? लेनॉक्स रॉबिन्सन। प्ले बाय, ये जो द, एक बार उसी पे चल पड़, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, द लॉस्ट लीडर प्ले बाय लेनॉक्स रॉबिन्सन। ये इसने लिखा है, लेनॉक्स रॉबिन्सन ने। ठीक है, लेनॉक्स रॉबिन्सन का प्ले है द लॉस्ट लीडर। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसमें आप टाइटल ऐड करोगे 21, 20 इसके टाइटल हमने कर लिए हैं, 21 आप ऐड करोगे एप्ट वोगलर। एप्ट वोगलर, इट इज अबाउट ए डाइंग मैन एंड ही कॉन्फेस हिज सिन। मरते टाइम अपने वो पापों का प्रायश्चित कर रहा है। चलो देख लेना कोई और टाइटल अगर छूट गया हो, वैसे तो पोएम बहुत सारी लिखी है इन्होंने, लेकिन मेजर मेजर हमने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो आज आपका पढ़ने का काम काफ़ी ज़्यादा है, आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही कर लेंगे अभी, आगे फिर जल्दी जल्दी अपने राइटर्स और आगे चलेंगे। तो आज के लिए इतना कर लो, जो नॉवल आपको पढ़ने के लिए दी गई है वो नॉवल आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उनको स्टडी कीजिए। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप फिर बाद में मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।